नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। 9 PM बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने गुरुवार को जेल में बंद अपने पिता के जिंदा होने का सबूत मांगा है। उन्होंने कहा है कि किसी को भी नहीं पता है कि इमरान जिंदा है या नहीं। कासिम ने एक्स पर लिखा कि उनके पिता को 845 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पिछले 6 हफ्तों से उन्हें अकेले एक डेथ सेल में रखा गया है। ना तो किसी को उनसे मिलने दिया जाता है, ना ही कोई फोन कॉल या मैसेज दिया गया। कासिम ने कहा कि उनकी बुआओं को भी अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सब किसी सुरक्षा नियम की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर की जा रही कार्रवाई है। सरकार उनके पिता की असली हालत छुपा रही है। वहीं इमरान खान का समर्थन करने रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा राज्य के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को पुलिस ने गुरुवार को सड़क पर गिराकर पीटा। इमरान खान की बहन नोरेन नियाजी ने मीडिया को बताया कि पार्टी के नेताओं की जेल में मुलाकात पहले से तय थी, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने नहीं दिया गया। परिवार को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि इमरान खान कैसे हैं, क्योंकि जेल प्रशासन पूरी तरह चुप है। इमरान खान की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह तेज हो गई है। इमरान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पिछले 3 हफ्तों से इमरान की बहनें उनसे मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जेल प्रशासन इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। इसके चलते इमरान की खराब सेहत के कयास लगाए जा रहे हैं। इमरान खान के परिवार और पीटीआई नेताओं का कहना है कि उन्हें कई हफ्तों से खान से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा। बीते मंगलवार को बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान को देखने पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन ने किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया। इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई। कुछ नहीं पता और ना वो बता रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं ना उनको मिलने दे रहे हैं। अभी उनके पार्टी के लोग वहां गए और उन्होंने उनको ना, उनकी मीटिंग शेड्यूल थी, उनको अंदर नहीं जाने दिया। हम लोग गए हैं, पिछले 4 हफ्तों से हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे। तो अब इस तरह की फिर वो बातें फैल रही हैं। और ये बल्कि इंडिया से हमें तो पता चला कि इंडिया से ये खबर निकली थी कि उनको कत्ल कर दिया। अब इतनी बड़ी बात कैसे इन्होंने शुरू की, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 दिनों के लिए भारत दौरे पर आएंगे। 2022 में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगे। पुतिन 23वें भारत रूस समिट में भाग लेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से इस बैठक की मेजबानी करते हैं। इस बार भारत की बारी है। समिट के दौरान पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे। इस दौरान दोनों नेता क्रूड ऑयल डील के साथ डिफेंस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि यह यात्रा भारत रूस के स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिससे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। पुतिन की इस यात्रा में सबसे ज्यादा फोकस डिफेंस समझौते पर रहेगा। रूस पहले ही कह चुका है कि वो भारत को अपना Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। यह रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। इसके अलावा मौजूदा S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी, भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। एनर्जी भी इस विजिट के दौरान एक बड़ा मुद्दा रहेगा। रूस भारत को सस्ता क्रूड ऑयल बेच रहा है।
लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव के कारण पेमेंट में मुश्किलें आती रही हैं। पुतिन की इस यात्रा में दोनों देश एक नया पेमेंट सिस्टम बनाने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे व्यापार बिना रुकावट चलता रहे। इसमें रुपया रूबल ट्रेड, डिजिटल भुगतान या किसी तीसरे देश के बैंक का इस्तेमाल जैसा सिस्टम शामिल हो सकता है। राजधानी रायपुर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू हो चुका है। राज्यों के डीजीपी और आईजीपी आईआईएम परिसर में हो रहे सम्मेलन में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। नवा रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल समेत देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात रायपुर पहुंच चुके हैं। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन हो रहा है, जिसमें नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी आज रायपुर पहुंच चुके हैं और नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिसे अस्थायी पीएमओ बनाया गया है। तो 60वां डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस पहली बार छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है। इसमें 60 से ज्यादा बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं। रॉ के चीफ, आईबी, सीबीआई, अजित डोभाल जो कि एनएसए हैं, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। 8 सेशंस में इसे बांटा गया है। 2 सेशन आज हुए, अब 4 सेशन कल होंगे और उसके बाद 2 जो सेशन बचे हुए हैं वो फिर परसों होंगे, यानी कि 30 तारीख को। कल रात को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए पहुंच चुके थे राजधानी रायपुर और उन्होंने ही इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री मोदी भी आज रात को पहुंच चुके हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एयरपोर्ट गए थे और स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले को अस्थायी पीएमओ बनाया गया है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और यहीं से प्रधानमंत्री मोदी अपने काम यहीं से अगले 2 दिनों तक करेंगे। ये राइट साइड की जो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की अपनी गाड़ी में, ये राजधानी रायपुर की ही तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पहुंचे। और नवा रायपुर को छावनी में बदल दिया गया है। जाहिर है बहुत बड़े अधिकारी, डीजीपी लेवल के अधिकारी, आईजी यहां पर पहुंचे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। हालांकि पूरा ध्यान रखा गया है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री आए उसी समय कुछ देर के लिए एयरपोर्ट आने वाला जो रास्ता है उसे बंद किया गया था, लेकिन बाद में उसे खोल दिया गया। हिडमा के खात्मे के बाद से लाल आतंक घुटनों पर आ गया है। आए दिन नक्सलियों के आत्मसमर्पण की खबरें आ रही हैं। जगदलपुर शौर्य भवन में भी डीकेएस जेडसी श्याम दादा के साथ 10 माओवादियों ने सरेंडर किया, जिन पर 65 लाख रुपए का इनाम था। श्याम दादा ने बताया कि वो सबसे पहले गढ़चिरौली में था, उसके बाद वो दरभा डिवीजन का प्रभारी रहा। इसके अलावा वो झीरम कांड में भी शामिल था। वहीं बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि अब तक 550 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। मार्ट डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, दरभा डिवीजन सहित 15 एरिया कमेटी के क्षेत्र नक्सल मुक्त हो गए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर बवाल मचा हुआ है। इतना बवाल पीसीसी अध्यक्ष और पीसीसी प्रभारी आमने सामने आ गए। इतना ही नहीं, बवाल इस कदर मचा है कि पीसीसी चीफ ने जिन लोगों को जिला प्रभारी बनाया
उनकी नियुक्तियां पीसीसी प्रभारी ने रद्द कर दी हैं। अब ये नियुक्तियां एआईसीसी यानी कि आला कमान की मंजूरी के बाद की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने नाराजगी जताते हुए सभी जिला प्रभारियों की नियुक्ति रद्द कर दी है। ये नियुक्तियां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की थी। ये नियुक्तियां कांग्रेस में नई हलचल का कारण बनी थी। इससे जिलों में 2 पावर सेंटर जैसी स्थिति बन गई थी। जानकारी के मुताबिक नए जिला प्रभारियों की गतिविधियों से जिलाध्यक्ष परेशान हो रहे थे। जिलाध्यक्षों ने अपनी शिकायत दिल्ली तक भी पहुंचाई कि नए प्रभारी उनके काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इससे संगठन की कार्यप्रणाली में रुकावट आ रही थी। इसके बाद एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने आदेश जारी किया कि बिना अनुमति वाली नियुक्तियां तुरंत रद्द की जाए। ऐसी खबरें आई कि 27 नवंबर को भोपाल में एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में चौधरी ने सभी को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने को कहा। वह प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों से नाराज थे। यही कारण था कि वह युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। नई टीम और पुराने नेतृत्व के बीच लगातार टकराव सामने आ रहा था। यह देखने की स्थिति बन रही थी। जिले में 2 पावर सेंटर्स बनते दिख रहे थे। इस वजह से यह सारा विवाद हुआ। समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने धान बोरा भराई चार्ज को बंद कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने कहा है कि धान खरीदी के चालू सीजन में भी जो बोरा भराई के लिए 7 रुपए 50 पैसा प्रति क्विंटल हमाली चार्ज अवैधानिक रूप से किसानों से लिया जा रहा है। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। कि आप अपने बोरे में लाओ, अगर ये पलट के नहीं देते तो बोरे का 7.5 रुपए जमा कराओ। तो आप हजारों किसानों को प्रति क्विंटल 7.5 रुपए के दर से पैसे वसूल कर रहे हैं, और ये पैसा केंद्र सरकार की ओर से ऑलरेडी दिया जाता रहा है 22.5 रुपए, और उस 22.5 रुपए में अलग से बोरे का भी पैसा है, उसमें भरने का भी पैसा है, हमालों का भी पैसा है। सब चीज तो आप सरकार से, केंद्र से ले रहे हैं। फिर छत्तीसगढ़ के किसानों को ऐसा आपने क्यों आदेश निकाल दिया कि 7.5 रुपए किसानों को पहले जमा करना पड़ेगा, तब वो धान दे पाएंगे, नहीं तो अपना धान वापस ले जाओ। बीना में विधायक गोपाल भार्गव के आवास पर प्रतिभा का अनोखा नजारा देखने को मिला। छपरा के रहने वाले बाल गायक रोशन पटेल ने अपनी सुरीली आवाज से समा बांध दिया। गोपाल भार्गव ने इस युवा कलाकार के वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो रहा है। भली खावे चावल मच्छी के सबसे हारे जलवा दे मोरी बत्ती ए भोजी मोरी भोरे परा दे रे जाए मेले उड़ीसा वारी ए भोजी मोरो ब्याह करा दे रे जाए मेले उड़ीसा वारी पैसा कितना लग जावे। रायसेन जिले के गौहरगंज में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी सलमान को पुलिस ने शॉट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच हिंदू संगठन के लोग भी अस्पताल पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं।
बताया जा रहा है कि भोपाल के गांधीनगर से गिरफ्तारी के बाद रायसेन लौटते समय पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद सलमान ने भागने की कोशिश की और पुलिस की पिस्टल छीनकर फायर किया। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और आरोपी को शॉट एनकाउंटर के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसे जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर भोपाल के गांधीनगर में जिन मुस्लिम युवकों ने दुष्कर्म आरोपी सलमान को पकड़ा था, उन युवकों से भी INH न्यूज ने बातचीत की है। युवकों का कहना है कि सलमान संदिग्ध हालत में घूम रहा था। पूछताछ में संदेह होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आरोपी को पकड़वाया। ये देखिए, 6 दिन से ये आरोपी फरार था। इसे पूरी मध्य प्रदेश पुलिस ढूंढ रही थी और इस मामले में काफी बवाल हुआ, क्योंकि पीड़िता की उम्र बहुत कम थी, वो बहुत छोटी बच्ची थी, मासूम थी और हिंदू संगठन ने भी पुरजोर कोशिश की, पुलिस पर दबाव बनाया, लाइन अटैच भी कर दिए गए SP रायसेन के। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस पर संज्ञान लिया। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। 1250 में उसका प्राथमिक इलाज के बाद उसे हमीदिया अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसी के देखते हुए अब हिंदू संगठन के लोग जो है वो यहाँ विरोध करने के लिए पहुंच गए हैं और यहाँ पर साफ तौर पर उनका कहना है कि अब जिहादी को जो है गोली मारनी चाहिए। और ये जो शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोस्टर लेके पहुंचे हैं, यहाँ पे बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, इस तरह के नारे इसमें लिखे हुए हैं और साफ तौर पर यहाँ पे मांग की जा रही है कि उसे गोली मारे। क्या आप लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे? शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, क्या मांगे आप? देखिए, शॉर्ट एनकाउंटर जो है वो खानपुर थी। कहीं ना कहीं जब वो 6-7 दिनों से पुलिस की गिरफ्त में नहीं था तो कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसको गोली क्यों नहीं मारी गई? मतलब आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पकड़ के गोली मारी। कहीं ना कहीं एक तरह की खानपुर थी। हम चाहते हैं उसकी छाती में गोली मारी जाए और जनता के हवाले करा जाए, जनता के हवाले किया जाए। अभी आप लोग यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुंचे, पुलिस रोक रही है, क्या? पुलिस का काम यही है, 6 दिन से पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही थी, लोगों ने उसको पकड़वा दिया है, तो पुलिस शॉर्ट एनकाउंटर का एक वो पूरा खेल रच करके कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा हो या उसको बीच चौराहे पे ले जाकर गोली मार दी जाए। साफ तौर पर बीच चौराहे पे गोली मार दी जाए। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देख सकते हैं पोस्टर, इसमें किस तरीके का नारा लगा हुआ है यहाँ पे। और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार यही मांग है, क्योंकि देखा जा रहा था जब आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ था उस समय भी ये मांग की जा रही थी कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आरोपी गिरफ्तार हो गया। देखिए, आरोपी के गिरफ्तारी की मांग करी थी, साथ ही हमने इनकाउंटर की भी मांग करी थी। जब रात में ये पकड़ाया तभी हमने कहा था कि इनकाउंटर होना चाहिए। हमें तो मालूम था कि शॉर्ट इनकाउंटर करके प्रशासन अपनी इतिश्री कर लेगा, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेगा कि हमने साहब वो भाग रहा था, इनकाउंटर करना था, पूरा इनकाउंटर करते। लेकिन योगी जी से सीखना चाहिए यहाँ की पुलिस को और उत्तर प्रदेश की पुलिस से यहाँ की पुलिस को सीखना चाहिए। इस प्रकार का ये संतोषजनक काम नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है इनकाउंटर करना चाहिए और इनकाउंटर नहीं कर सकते तो जनता को सौंप दो, हम उसको खुद अपनी सजा दे देंगे। कहना है यहाँ पे हिंदू संगठन का, जनता को सौंप दो, आप से देख लेंगे। शॉर्ट एनकाउंटर को खाना पूर्ति संगठन के लोग बता रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एनकाउंटर किया गया उसके बाद अब इलाज चल रहा है और जिस तरीके से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई लगातार, उस समय भी उसके फांसी देने की मांग जो है लगातार संगठन के लोग कह रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही थी, लेकिन अब जब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है उसके बाद फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पे बिगड़ती हुई नजर आ रही कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर पुख्ता है। भोपाल से INH 24 न्यूज के लिए कैमरामैन हरि के साथ गौरव गुप्ता। रायसेन में 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने के मामले में आरोपी सलमान गिरफ्तार है और इसके बाद अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन गांधीनगर में वो किस तरीके से गिरफ्तार हुआ, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ के ही कुछ मुस्लिम युवकों ने उसको पकड़ा, उसकी पहचान की, जिसके बाद उसे उसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने उसके बाद आकर उसे गिरफ्तार किया। जिन युवकों ने उसको पकड़ा था वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यही वो लोग हैं जिन्होंने सलमान की पहचान की थी और गांधीनगर में उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। बातचीत करेंगे, समझेंगे कल किस तरीके से पकड़ा सलमान, कल कैसे यहाँ पे आपको दिखा था, कैसे आपने उसको पहचाना और उसके बाद फिर क्या क्या घटनाक्रम हुआ था कल लगभग 10 बजे के आसपास, 10-15 बजे करीब 11 नंबर सेक्टर में एक अज्ञात लड़का घूम रहा था, जिसके पास कोई आईडी नहीं, मकान की तलाश में घूम रहा था और नया था। तो हमारे तरह के टीम के लड़कों ने वहाँ पे बात करी उससे, तो मकान मांग रहा था वो। उसके बाद आईडी पूछी, उसकी आईडी कोई निकली। उसका नाम पूछा तो नाम उसका नजर ही निकला, नजर ही नाम उस लड़के का आया था। उन्हें सोशल मीडिया में लड़कों ने देखा था फोटो,
फोटो देखने के बाद उन्होंने मुझे फोटो सेंड करा कि भाई ये लड़का लग रहा है, मैं उसको रोक के रखूँ। फोटो को मैंने पुलिस में वेरीफाई करवाया तो लगभग लगा कि हाँ वही लड़का है। अभी तक हमने उसके यहाँ चौराहे पे रोक के रखा लड़के को, और 11:15 बजे हमने गोरगंज पुलिस के उसका हवाले करा है। गोरगंज पुलिस या गांधीनगर पुलिस? आपने गांधीनगर? नहीं सर, हमने राहुल गुरु हैं गांधीनगर थाने में रहते, उनका ट्रांसफर खजूरी में हो गया। वो हमारे दो भाई है, बड़े भैया, उनको सेंड करा तो उन्होंने डायरेक्ट उनको फोन लगाया गोरगंज पुलिस को, गोरगंज पुलिस ढाके लेके गई उनको। आप लोगों ने पहले कभी उसको यहाँ पे पहले देखा था? कोई क्या है? कभी नहीं देखा उनको, वो अज्ञात था, पहली बार आया था यहाँ पे। और उससे जब पूछताछ करी थी तो वो गलत शब्द बता रहा था कि कभी मैं रहता हूँ आष्टा, कभी सीहोर, कभी सुजालपुर, ऐसा उसका झूठ वहीं पकड़ लिया था। इस वजह से जैसे अपन ने देखा कि ये झूठ बोलता जा रहा है तो इसको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी, पुलिस आधे घंटे बाद आई और उसको ले गई। लगभग पुलिस को भी 80% वही मैच हुआ था। फिर 11:30 पौने 12 बजे वहां से अपडेट आती है कि वो 100% वही लड़का है। साफ तौर पर यहाँ पे देखा जा सकता है कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, लेकिन अगर किसी बच्ची के साथ इस तरह घिनौना काम किया है तो केवल एक ही सजा है, वो है फांसी। फिलहाल शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, कहीं ना कहीं इसकी एक खुशी लोगों में है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठनों में इस बात का दुख भी है कि फुल एनकाउंटर क्यों नहीं। हालांकि कानून अपना काम करता है, क्योंकि वारदात हुई है, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आरोपी का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है और ऐसे में सभी की मांग है कि आरोपी को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दी जानी चाहिए। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरि के साथ गौरव गुप्ता। 3 दिसंबर को नवा रायपुर में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर गजब का उत्साह है। मैच के लिए दूसरे राउंड की टिकट बिक्री शुक्रवार शाम 5 बजे से शुरू हुई, लेकिन महज 8 मिनट में ही वेबसाइट पर सोल्ड आउट हो गई। तो अब इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।